हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय आरपी सर। फ्रेंड्स, इस समय हम क्लास 12th फिजिक्स का तीसरा चैप्टर सीख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें हमको पहले ये समझना है कि प्रतिरोध क्या होता है। कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तब विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उस चालक तार में, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, यानी कि धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा होता है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आज हम प्रतिरोधों के संयोजन को पढ़ेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं प्रतिरोधों का जो संयोजन है, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। दो प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। नंबर 2 है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1 हमारा है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? जब हम पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं तो ये संयोजन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब इसमें हम कह सकते हैं, इसे कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं हमारे पास पहला प्रतिरोध है, ऐसे मान लेते हैं R1 एक प्रतिरोध है। इसका ये सिरा A और दूसरा सिरा B नाम दे देते हैं। अब दूसरा एक और प्रतिरोध है, ये R1 है। दूसरा एक और प्रतिरोध है R2 और इस बिंदु को नाम दे देते हैं C। अगला एक और प्रतिरोध हमारे पास है R3। तो इसको हम एक ही लाइन में जोड़े, यानी एक ही तार में जोड़े, तो प्रतिरोधों का ये संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इसमें वास्तव में अगर हम समझें तो पहला प्रतिरोध जो R1 है, इसके दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे में जोड़ा जाता है। आगे भी दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आकर के आप बिंदु C पर जो है जुड़ गया है। तो प्रतिरोधों का ये संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, यानी कि प्रतिरोध एक ही तार में जुड़े होते हैं। अब इनको नीचे लाकर अगर हम एक बैटरी से जोड़ दें, इन प्रतिरोधों को हमने नीचे एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। ये प्लस टर्मिनल है बैटरी का, ये माइनस है, और यहाँ एक कुंजी लगा देते हैं। यहाँ पर एक कुंजी लग गई और साथ में ये बैटरी है जो 20 वोल्ट की बैटरी है। तो अब जब हम कुंजी को ऑन करेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह इस परिपथ में होगा, और चूंकि हम जानते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की तरफ होता है, तो अब ये विद्युत धारा जब आगे प्रवाहित होगी, चूंकि तार एक ही है, यानी कि एक ही तार में सभी प्रतिरोधों को जोड़ा गया है, तो सभी प्रतिरोधों में जाने वाली जो धारा का मान होगा वो समान होगा। अगर मान लेते हैं कि पहले प्रतिरोध में जो धारा है वो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि I धारा प्रवाहित हो रही है, तो I धारा जाएगी तो इसमें भी I ही धारा प्रवाहित होगी, इसमें भी
आई धारा ही प्रवाहित होगी, इसमें भी आई धारा ही प्रवाहित होगी। लेकिन चूंकि बिंदु बदल रहे हैं, जो हमने पहले प्रतिरोध को जोड़ा है बिंदु ए और बी के बीच में जोड़ा है, दूसरे प्रतिरोध को बिंदु बी और सी के बीच में जोड़ा है, और तीसरे प्रतिरोध को सी और यहाँ पर मान लेते हैं डी बिंदु है, डी बिंदु के बीच जोड़ा है। तो अगर बिंदु बदलता है तो विभव बदल जाता है। तो इसमें विभव अलग अलग होगा। पहले प्रतिरोध में अगर प्रवाहित होने वाला विभव V1 है, दूसरे में मान लेते हैं V2 है, और तीसरे में V3। क्योंकि बिंदु बदल रहा है तो विभव भी अलग अलग होगा। लेकिन तार नहीं बदल रहा है, एक ही तार में धारा आई धारा यहाँ से निकल रही है V वोल्ट की बैटरी से, और सभी में आई धारा ही प्रवाहित हो रही है, तो धारा का मान नहीं बदलेगा। तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में अगर हम कहें ओम के नियम से, अगर हम इसमें कहें ओम के नियम से, क्योंकि हम ओम का नियम जानते हैं, होता है V बराबर आई आर, ये बात हम जानते हैं। अब जो बदलता है उसको हम ज्ञात करते हैं। तो क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर बदल जाता है, क्योंकि प्रतिरोधों को अलग अलग बिंदुओं के बीच में जोड़ा गया है, यहाँ पर ए बी बिंदु के बीच, यहाँ पर बी सी और यहाँ पर सी डी बिंदु के बीच। लेकिन तार नहीं बदल रहा है तो धारा का मान नहीं बदलेगा। जितनी धारा आई बी वोल्ट के बैटरी से निकलेगी वही धारा पूरे परिपथ में प्रवाहित होगी। तो अगर हम कहें पहले प्रतिरोध के लिए, कहें पहले प्रतिरोध के लिए अगर हम ओम के नियम से समझें, क्योंकि पहले प्रतिरोध के लिए हमारा विभवांतर V1 हो जाएगा, तो V1 बराबर हो जाएगा I, और साथ में पहला हमारा प्रतिरोध R1 है, तो V1 बराबर I R1, क्योंकि I धारा नहीं बदलेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे अगर हम कहें दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए अगर कहेंगे तो दूसरे प्रतिरोध के लिए हमारा विभवांतर हो जाएगा V2, तो V2 बराबर हो जाएगा I R2, क्योंकि दूसरे प्रतिरोध के लिए अगर हम कहेंगे तो हमारा प्रतिरोध R2 है और विभवांतर V2 है, बिंदु B और C के बीच में जो प्रतिरोध लगा हुआ है। इसी प्रकार इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ऐसे अगर हम कहें तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए तो हमें मिलेगा V3 बराबर I R3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब चूंकि इन प्रतिरोधों के संयोजन का कुछ ना कुछ तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी कि परिणामी प्रतिरोध होगा, तो अगर हम मान लें कि प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, संयोजन का मतलब हो गया कि अगर हम इनको पूरा एक में, चूंकि प्रतिरोधों को हमने R1 R2 R3 को एक ही में जोड़ा है, संयोजित किया है, तो संयोजन का मतलब पूरा इनका जोड़। तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसको हम परिणामी प्रतिरोध भी कहते हैं। तो प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध अगर हम मान लेते हैं कि कैपिटल R है, तब ओम के नियम से हमको मिलेगा V बराबर आई आर, और ये मान लिए कि जो तुल्य प्रतिरोध वो R है और जो बैटरी का जो कुल विभवांतर है वो B है। यहाँ पर एक लाइन और हम लिख सकते हैं कि बैटरी का कुल विभवांतर बराबर B। तब ओम के नियम से मिलेगा V बराबर आई आर। चूंकि इस बैटरी से जो आई धारा प्रवाहित होगी वही पूरे परिपथ में जाएगी, क्योंकि तार नहीं बदल रहा है, तार एक ही है, तो धारा का मान उतना ही होगा सभी में। और बिंदु बदलने के कारण
अलग अलग बिंदुओं के बीच हमने प्रतिरोधों को लगाया है, इसलिए विभवांतर अलग अलग हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 4। तो अगर अब हम कहें कि प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध जो हमने निकाला है V बराबर आई आर, अब चूंकि जो बदलता है उसको हमें ज्ञात करना होता है, तो अगर हम कुल विभवांतर कहें कितना होगा, अगर हम यहाँ लिखें कुल विभवांतर, इस बैटरी का कुल विभवांतर है V, तो V बराबर हो जाएगा, यही V विभवांतर जो है सभी प्रतिरोधों में बट गया है, तो V बराबर हो जाएगा हमारा V1 प्लस में V2 प्लस में V3। अब इसको हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 5 में अगर सभी मानों को हम रख दें, V का मान भी रख दें और V1 का मान भी रख दें, V2 और V3 का मान, तो हमें श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए अब थोड़ा सा ऊपर मिटा देते हैं, अब समीकरण नंबर 5 में अगर हम V का मान रखें तो V बराबर हमें मिलेगा आई आर, तो V बराबर हमें मिल जाएगा, यहाँ पर एक लाइन हम लिख सकते हैं कि समीकरण 5 में मान रखने पर तो V का मान हो जाएगा आई आर, क्योंकि V बराबर हमें मिल रहा है आई आर, बराबर V1 का जो मान है वो है आई आर वन प्लस में V2 का जो मान है वो है आई आर टू प्लस में V3 का जो मान है वो है आई आर थ्री। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इन तीनों पदों में आई हमारा कॉमन है, तो आई को हम बाहर निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा आई आर इक्वल टू, आई बाहर निकल गया तो मिल जाएगा R1 प्लस में R2 प्लस में R3। अब आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर मिल जाएगा R1 प्लस में R2 प्लस में R3। तो यही श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यानी कि अगर हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमें प्रतिरोध का मान ज्यादा प्राप्त होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि सभी के योग के बराबर होता है, तो हमें प्रतिरोध की वैल्यू ज्यादा प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।